हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि उनको रेडियोलॉजी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ना बहुत सारे, जैसे हम लास्ट कुछ ईयर्स का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो किसी की भी अच्छी रैंक आ जाती है तो वो यही कोशिश करता है कि उसको रेडियोलॉजी मिल जाए। हर कोई यही सोचने लग जाता है कि यार अच्छी रैंक आई है तो मुझे रेडियोलॉजी ही लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस ब्रांच के बारे में आपको जो है इसके प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं कि हमें रेडियोलॉजी क्यों लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेशेंट से ज़्यादा बात करने में जो है मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो रेडियोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। सेकंड थिंग, अगर आपको अपनी लाइफ में जो है आपको टाइम चाहिए, फैमिली के लिए अगर आपको टाइम चाहिए, आप ये चाहते हो आप मतलब एज ए मेडिकल तो आप जो है आप जॉब करोगे ही, उसके साथ साथ भी अगर आपके कुछ मतलब एक्सवाइजेड जो भी है, कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ भी हैं अगर आपकी, एंड अगर आपके पास रेडियोलॉजी है तो वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम मिले। तो सेकंड थिंग ये है कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें थोड़ा सा लाइफ में जो है फ्री टाइम चाहिए, तो उनके लिए भी रेडियोलॉजी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, देन थर्ड थिंग कि रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी है। ओके, अगर आप आज दिल्ली में बात करते हो तो अप्रॉक्स 2.5 लाख 3 लाख आपको मिल जाते हैं। अगर आप पेरिफेरल में चले जाते हो, पेरिफेरल जैसे नॉर्थ में चले गए, ईस्ट में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर इजीली आपको 4 लाख 5 लाख यहाँ तक मिल जाते हैं। एंड सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बताने वाली है कि आप पर मंथ 8-9 लैक्स भी आप इजीली अर्न कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप किसी सेंटर पर काम करते हो तो जैसे रेडियोलॉजिस्ट की जो ड्यूटीज़ होती है वो 3-4 आवर्स की होती है। ओके, फॉर एग्जांपल आप 10 to 2 या फिर 10 to 3, 4-5 आवर्स आप किसी एक सेंटर पर आप काम करते हो, वहाँ से आपको 3-4 लाख मिल जाते हैं। देन शाम को अगर आप में फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर से आप किसी दूसरे सेंटर में जाके भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी 3-4 लैक्स मिल जाते हैं, तो 7-8 लैक्स आप इजीली जो है अर्न कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें होगी सैलरी रिलेटेड। देन अगर आप खुद का सेटअप जो है डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सब जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो स्टार्ट करते हैं वो अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं। ओके, सो अगर अल्ट्रासाउंड आपको, आपका कुछ टाइम के बाद अगर अल्ट्रासाउंड आपका जो सेंटर है वो अच्छा चलने लग जाता है एंड आप 500 भी अगर किसी से चार्ज करते हो मिनिमम। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉपलर करते हैं उसके तो 2000-3000 तक भी चार्ज होते हैं। अगर किसी को लेवल 2 करवाना है तो उसके भी 2000-3000, इवन मैंने 5000 तक भी देखा है, 10,000 तक भी देखा है एक स्कैन का। ओके, सो अगर आप खुद का सेंटर सेटअप करते हो तो भी आप इजीली अच्छे से जो है 10 लाख तक इजीली आप अर्न कर सकते हो। अगर मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि एक टाइम में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ता है, वो तो हर एक ब्रांच में आपको वेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो थोड़े से टाइम के बाद आपका अगर एक अच्छा सा सेंटर सेटअप हो जाता है तो 10 लाख भी आप इजीली कमा सकते हो। उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, 10 लाख भी हो सकते हैं, 15 लाख भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर खुद का सेंटर डालोगे तो स्ट्रगल है। एंड दूसरे ब्रांचेस के अगर हम कंपेयर करते हैं, दूसरी जैसी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, डर्मा हो गया, सर्जरी हो गया, वहाँ पर आप पीजी करने के बाद अगर आप बाहर जाकर काम करते हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट सेटअप में अगर आप काम करते हो तो आपको 1 लाख 1.5 लाख इतना ही मिलता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आपको जल्दी थोड़ा सा पैसा कमाना है तो आप रेडियोलॉजी ले सकते हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी होने वाली है वो 3 लाख के आसपास होने वाली है। एंड अगर एक दो सेंटर पर आप काम करते हो तो आपको 5-6-7-8 लैक्स भी आप इजीली अर्न कर सकते हो। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है मतलब टाइम से रिलेटेड हो गया, पैसे से रिलेटेड हो गया, एंड जो है आपको अगर हैक्टिक लाइफ नहीं चाहिए, अगर आपको हैक्टिक लाइफ नहीं चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसके फेवर में आते हैं कि भाई, और जैसे कि मुझे पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स जो है इसके फेवर में रहते हैं कि मुझे जो रेडियोलॉजिस्ट बनना है, एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देन अब इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे जो है मतलब एक सोसाइटी में मुझे अपना नाम करना है, मुझे फेम चाहिए कि पर्टिकुलर उस बंदे का नाम लेकर पेशेंट आए आपके पास, तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिस करोगे। ओके, सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना है, जब पेशेंट हमें आकर बोलेगा कि थैंक यू बोलेगा तभी मुझे जो है डॉक्टर होने का एहसास होगा। तो आप ये सब चीज़ें सोचते हो तो ये सारी चीज़ें आपको रेडियोलॉजी में नहीं मिलेगी।
अनटिल अनलेस अगर आप इंटरवेंशन कर लेते हो। अगर आप इंटरवेंशन कर लेते हो तो आप जो है रेडियोलॉजी में भी आपको जो क्लिनिकल चीज़ें में जो जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सारी चीज़ें आपको रेडियोलॉजी में भी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियोलॉजी में आपको बाकी सब ब्रांचेस से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। आपको मेडिसिन भी पता होना चाहिए, आपको सर्जरी भी पता होना चाहिए, आपको पीड्स भी पता होना चाहिए, आपको ओब्स भी पता होना चाहिए, आपको ईएनटी भी पता होना चाहिए। हालांकि वो सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस से आ जाती हैं। ओके, जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेडियोलॉजी लेते हो तो आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच के सिर्फ रेडियोलॉजी ले रहे हो कि इसमें तो बहुत बहुत ही ज़्यादा चिल है, नहीं। ऐसा ऐसा चिल आपको आपके स्टार्टिंग वाले डेज़ में तो आपको ऐसा जो एन्जॉयमेंट है जो आप सुनते हो वो आपके स्टार्टिंग पीजी डेज़ में तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप पीजी डेज़ में बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हो एंड आप सारी चीज़ें अच्छे से सीख लेते हो, एटलीस्ट बेसिक सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे आगे जाकर ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो उनके लिए भी रेडियोलॉजी नहीं है। तो रेडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सो मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही चीज़ों को कवर किया है एंड आई होप ये वीडियो से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली होगी कि आपको रेडियोलॉजी लेना है कि नहीं लेना है। देन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आजकल मैं सुन रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से रेडियोलॉजिस्ट पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये क्वेश्चन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 20-30 ईयर्स तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, देन सेकंड थिंग, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में आ भी जाता है तो उससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि रेडियोलॉजिस्ट की जो है ज़रूरत नहीं है। उससे कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल तो बता देगा, बट जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही है। जहाँ तक मतलब हम जो डायग्नोसिस बनाते हैं, अगर हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस बना रहे हैं तो हमें उसके हिस्ट्री से लेकर सब कुछ हमें पता होना चाहिए, जब जाकर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाता है। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही है और उसने एमबीबीएस किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कोरिलेट कर सकता है, कहीं ना कहीं जो है इंटरलिंक होता है चीज़ों का डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है रेडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी जाती है तो भी रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प मिलने वाली है, उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। पर ये नहीं होगा कि रेडियोलॉजिस्ट की अब जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जो है रेडियोलॉजिस्ट की जो है मतलब नीड कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बस रेडियोलॉजिस्ट की जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। एंड ऑल द बेस्ट, जो भी रेडियोलॉजी अगर लेने वाला है तो मुझसे बात कर सकता है। ओके, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।